नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की 2 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक आज नई दिल्ली में। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार पर चर्चा होने की संभावना। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भारत लौटे, दिल्ली हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत। निर्वाचन आयोग ने कहा, मतदाता सूची तैयार करने में पूरी पारदर्शिता बरती गई। राजनीतिक दलों को हर चरण में शामिल किया गया। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 47% बढ़ा। और बैडमिंटन में भारत की तान्या हेमंत ने साइपन इंटरनेशनल में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार मार्ग यूईआर का दूसरा खंड शामिल हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली में बुनियादी ढांचे का विकास कर नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रति संकल्पित है। एक रिपोर्ट। ये परियोजनाएं राजधानी दिल्ली को भीड़-भाड़ से मुक्त करने की सरकार की व्यापक योजना के तहत विकसित की गई हैं। इनका उद्देश्य कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार, यात्रा समय में कमी और दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक को कम करना है। द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का विकास 5,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। यह खंड यशोभूमि, दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने बहादुरगढ़ और सोनीपत के लिए नए संपर्क मार्गों के साथ अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के अलीपुर से दिचाऊ कला खंड का भी उद्घाटन करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी पर चर्चा हो सकती है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत किया। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बृहस्पतिवार तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। चुनाव 9 सितंबर को होगा। ये चुनाव श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय कल से राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई शुरू करेगा। इसमें मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ पहले मामले की अनुरक्षणीयता पर तमिलनाडु और केरल की प्रारंभिक आपत्तियों पर सुनवाई करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत प्रस्तुत संदर्भ में न्यायालय से राय मांगी है कि क्या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति पर निश्चित समय सीमा लागू की जा सकती है। केंद्र ने अपनी दलील में इस विचार का विरोध किया है। केंद्र ने तर्क दिया कि ऐसी समय सीमाएं संवैधानिक संतुलन बिगाड़ देंगी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी कल 2 दिन की यात्रा पर भारत पहुंच रहे हैं। उनकी ये यात्रा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर हो रही है। श्री वांग यी श्री डोभाल के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की 24वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भी चीन के विदेश मंत्री के साथ वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चू यून के साथ बातचीत की। बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों के बीच व्यापार, विनिर्माण, समुद्री सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान बढ़ाने सहित द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र और वर्तमान वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। The value we attach to the relationship. Let me also take the opportunity to extend our greetings to you for the National Liberation Day of Korea. And your visit, I think, in many ways comes at a very important time. It's the 10th anniversary of our special strategic partnership. विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज से 2 दिन की नेपाल यात्रा पर जा रहे हैं। उनकी ये यात्रा नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर हो रही है। भारत और नेपाल के बीच मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग काफी बढ़ा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत पड़ोसी प्रथम की अपनी नीति के अंतर्गत नेपाल के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है।
भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। श्री शुक्ला 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से लौटे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र जाने वाले पहले भारतीय हैं। शुभांशु के नासा के एक्सियोम 4 मिशन का नेतृत्व किया था। इसे 25 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था। शुभांशु भारत के प्रथम अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। इसे अगले वर्ष के अंत तक प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची पूरी पारदर्शिता से कायदे कानूनों का पालन कर तैयार की जाती है। आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची तैयार करते समय हर चरण में राजनीतिक दलों को शामिल किया गया था। आयोग ने पिछले चुनावों की मतदाता सूचियों में कथित कमियों का मुद्दा उठाए जाने की आलोचना की। निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाता सूची से जुड़ा कोई भी मुद्दा दावा और आपत्ति अवधि के दौरान उठाया गया होता तो उनकी जांच की जा सकती थी। आयोग ने यह भी कहा कि कई राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची के मसौदे पर समय रहते कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज बिहार के सासाराम से मताधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा 16 दिनों तक राज्य के 25 जिलों से होकर गुजरेगी और लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। उधर जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा ने मताधिकार यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। SIR बिहार में ही हो रहा है, देश में कहीं नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में कोई कहीं प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं कोई निकला हो कि मेजर गड़बड़ हो गया। हम लोग भी अपने पार्टी के नाते बिहार के हर एक क्षेत्र में लोगों से बात की तो कहीं तो कोई कंप्लेन नहीं दिया। नो इलेक्शन कमीशन बोला कि कागज ला के दीजिए, कोई कंप्लेन दिया। तो जब बिहार के लोगों में मुद्दा नहीं है तो कहाँ घूमने जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 47% से अधिक की वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मेक इन इंडिया की सफलता के कारण पिछले एक दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन $31 अरब से बढ़कर $133 अरब हो गया है। ये मेक इन इंडिया की सफलता की एक शानदार कहानी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माण में नित नई बुलंदियां छू रहा है। सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के कई प्रयास किए हैं। इसी का परिणाम है कि भारत में मोबाइल विनिर्माण इकाइयों की संख्या 300 से अधिक हो गई है, जबकि 2014 में इनकी संख्या मात्र 2 थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अब मोबाइल फोन में आयातक नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता देश है। श्री गोयल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में रोजगार के काफी अवसर पैदा हुए हैं, जिसमें सोलर मॉड्यूल, नेटवर्किंग डिवाइस, चार्जर, अडॉप्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स भी निर्यात को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन को समझौता करना होगा, क्योंकि रूस एक महाशक्ति है जबकि यूक्रेन नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में बैठक के बाद श्री ट्रंप ने यूक्रेन से समझौता करने की अपील की। श्री ट्रंप ने कहा कि उनका काम दोनों देशों के बीच बातचीत कराना है और रूस यूक्रेन को सीधे शांति समझौता करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष विराम अक्सर स्थायी नहीं होते। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कल वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने का कार्यक्रम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मुलाकात को सही समय पर हुई उपयोगी बैठक बताया है। श्री पुतिन ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की तरह वह भी यूक्रेन युद्ध जल्द समाप्त करने के इच्छुक हैं। भारत ने भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर बैठक का स्वागत करते हुए कहा है कि शांति की दिशा में दोनों का नेतृत्व सराहनीय है। विदेश मंत्रालय ने शिखर वार्ता में हुई प्रगति की सराहना करते हुए दोहराया कि समस्या का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकाला जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि पूरा विश्व यूक्रेन संघर्ष का शीघ्र अंत चाहता है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
भारत की तानिया हेमंत ने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में फाइनल में कल तानिया ने जापान की कानाए सकाई को हराया। तानिया का इस वर्ष का ये पहला और करियर का चौथा अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब है। उधर ऑस्ट्रेलिया में बेगा ओपन स्क्वाश के फाइनल में आज भारत के अनाहत सिंह का मुकाबला मिस्र की दूसरी वरीयता प्राप्त हबीबा हानी से होगा। शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह मिस्र की नूर खफागी को हराकर फाइनल में पहुंची हैं। उधर कोलकाता में डूरंट कप के क्वार्टर फाइनल में आज मोहन बागान सुपर जायंट्स का मुकाबला ईस्ट बंगाल से होगा। ये मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में शाम 4 बजे जमशेदपुर एफसी का सामना डायमंड हार्बर एफसी से होगा। इस बीच भारत पहली बार शीतकालीन खेलों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करने जा रहा है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन 20 से 23 अगस्त तक देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटवर्ती और दक्षिणी हिस्सों, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ इलाकों में कल अत्यधिक तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में अगले 2-3 दिन तक हल्की वर्षा होने का अनुमान है। मुंबई से हमारी संवाददाता ने बताया है कि बृहस्पतिवार तक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई और इसके आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई शहर और इसके उपनगरों के लिए आज अत्यधिक वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक पूरे कोंकण तट पर समुद्र में तेज हवाएं चलने और ऊंची लहरें उठने की संभावना है। इस दौरान मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने पुणे घाट के क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट और राज्य में 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य की कई नदियां चेतावनी स्तर को पार कर गई है। प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। धन्यवाद फरहत। अमेरिका और रूस के बीच अलास्का में हुई शिखर वार्ता की खबर आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है, जेलेंस्की को करना होगा समझौता, पुतिन से अलास्का में बैठक के बाद बदला ट्रंप का रुख। जनसत्ता के शब्द हैं, रूस यूक्रेन संघर्ष खत्म करने के लिए ट्रंप और पुतिन में अहम मुद्दों पर नहीं बनी बात। उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा का मंथन आज, इंडिया कद्दावर चेहरे की खोज में, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। दीपावली होगी शुभ, जीएसटी में बड़ी राहत देने की तैयारी, राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों की खबर है। आज सभी समाचार पत्रों ने जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाए जाने की खबर सचित्र प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, श्रद्धा और उल्लास से मनी जन्माष्टमी। डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी से कम हुई नोटों की बर्बादी, आरबीआई ने जारी किए अप्रैल जुलाई में गंदे नोटों से संबंधी आंकड़े। विशेषज्ञ बोले, डिजिटल लेन देन और रखरखाव के प्रति गंभीरता का असर हिंदुस्तान में है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 18 दिन का मिशन पूरा कर शुभांशु शुक्ला के स्वदेश पहुंचने की खबर अमर उजाला ने प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, परिवार मिलन की खुशी, साथियों से दूर होने का गम, यही जीवन। धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की 2 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार पर चर्चा होने की संभावना। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला स्वदेश लौटे, दिल्ली हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। निर्वाचन आयोग ने कहा, मतदाता सूची तैयार करने में पूरी पारदर्शिता बरती गई, राजनीतिक दलों को हर चरण में शामिल किया गया। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 47% बढ़ा। और खेलों में बैडमिंटन में भारत की तानिया हेमंत ने साइपन इंटरनेशनल में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।